और कामयाबी की बुलंदियों को छूने की ललक नीरज अग्रवाल को खास बनाती है। उनका बचपन एक आम बच्चे की तरह शैतानियों के बीच गुजरा। किशोरावस्था में जुनून और आत्मविश्वास से लवरेज नीरज अग्रवाल ने सोच लिया था कि कुछ अलग करना है। उनके इसी अलग अंदाज ने उन्हें एक खास पहचान दी। जीएलए यूनिवर्सिटी के कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल कहते हैं कि जीएलए यूनिवर्सिटी उनका परिवार है। वो विश्वविद्यालय के हर नए पुराने छात्र छात्राओं के सबसे पसंदीदा रहे हैं। जीएलए विश्वविद्यालय में कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे नीरज अग्रवाल संस्थान में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और छात्रों को पढ़ाई का माहौल देने में हमेशा अव्वल रहे हैं। यही वजह है कि आज यूनिवर्सिटी देश की चुनिंदा यूनिवर्सिटियों में शुमार की जाती है। नीरज अग्रवाल हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। नीरज ने बताया कि ये यूनिवर्सिटी छात्रों को इतना काबिल बनाती है जिससे वो आईआईटी और एनआईटी के छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। इंफोसिस जैसे बड़े संस्थाओं में भी जीएलए के छात्रों की धाक है। यूनिवर्सिटी के कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल छात्रों को विशेष रूप से लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। संस्थान को सफलतापूर्वक चलाने के साथ साथ वो सभी छात्रों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। नीरज अग्रवाल पर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का भी जुनून सवार रहता है। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान में सहभागिता हो, टेम्पो में क्षमता से अधिक सवारी भरने की ज्वलंत समस्या या फिर बिजली का दुरुपयोग, वो जहां कहीं भी देखते हैं संबंधित अधिकारी संस्था को पत्र लिखकर उन्हें आगाह जरूर करते हैं। न्यूज के खास कार्यक्रम शख्सियत में बातचीत के दौरान नीरज अग्रवाल ने राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने की भी इच्छा जताई। आइए आज हम आपको इसी शख्सियत में रूबरू कराते हैं नीरज अग्रवाल से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं शख्सियत और आज एक से ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है। हम बात कर रहे हैं जीएलए विश्वविद्यालय की सोसाइटी के सचिव नीरज अग्रवाल जी से। और सर, कैसे एक जीएलए का जो सपना साकार हुआ है, आज देश और दुनिया में जीएलए का अलग नाम है और जीएलए नहीं सिर्फ मथुरा उससे जब जुड़ जाता है तो एक सर्राफा से लेकर और रियल एस्टेट के काम से लेकर फिर एक विश्वविद्यालय तक का सफर कैसा रहा? बहुत ही दिल को छूने वाला आपने प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज़ को और नियो न्यूज़ के सभी मेंबरान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे अति साधारण व्यक्ति को शख्सियत की सूची में डाला गया। मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। दूसरी बात, जो आपका सवाल है कि रियल एस्टेट और सराफा से हम शिक्षा में कैसे आए। मेरे पिताजी श्री नारायण दास जी अग्रवाल जी का शुरू से सपना था वृंदावन, मथुरा या यूं कहें ब्रज में शिक्षा की, उस ज़माने में जब जीएलए विश्वविद्यालय से पहले जब जीएलए इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हुआ करता था, की स्थापना की 1998 में, तब मतलब आप मान के चलिए कि बहुत ही कम शिक्षा थी। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें या हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो नाम मात्र की शिक्षा हुआ करती थी और बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता था, या कई बच्चे, कई परिवार तो अशिक्षित हायर एजुकेशन के माध्यम से रह जाते थे कि इतना पैसा नहीं होता था कि वो बाहर अपने बच्चों को भेज सके। सबसे खास बात यह है कि सराफा का व्यापार होते हुए भी, रियल एस्टेट का व्यापार होते हुए भी उनके मन में ये चीज़ आई। मैं एक जगह बैठा हुआ था और मैंने ये कहा था कि हम चाहते, या मेरे पिताजी चाहते, जो कुलाधिपति हैं विश्वविद्यालय के, तो वो कोई फैक्ट्री या कोई और ऐसा सोर्स ऑफ इनकम खोल सकते थे जहाँ पर कि इनकम हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी चीज़ को सोचा कि जिससे ब्रज का और प्रदेश का भला हो, बच्चों का भला हो, परिवार का भला हो। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि भला मतलब सिर्फ शिक्षा से नहीं है, शिक्षा के बाद के बहुत सारे कामों से है। नहीं, जब जिस तरीके से जीएलए जब एक पौधा लगाया गया, अब वो बट वृक्ष बन चुका है। लेकिन जब हम लोग प्राइमरी और प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, क्या कभी उस ओर प्रयास नहीं किए गए कि हम लोग वहाँ से, हम स्कूल की बात कर रहे हैं? अच्छा, हाँ। तो मुद्दा ये है कि मैंने जैसा बताया आपको कि ध्येय जो था वो ये था कि हायर एजुकेशन नहीं थी ब्रज में, और मथुरा, आगरा, अलीगढ़ की बात करें हम लोग, और इस तरह के कोर्सेज नहीं थे जो रोजगार परक कोर्सेज हों। स्कूल्स उस ज़माने में भी थे और आज भी हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ कि स्कूल नहीं खोलना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं, कब वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी ये अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक वर्ल्ड लेवल स्कूल के लिए कुलाधिपति श्री नारायण दास जी अग्रवाल सोच रहे हैं। जब शिक्षा की बात करते हैं तो कितना आप कंपटीशन मांगते हैं, क्योंकि एक क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क करना आज के समय बड़ा मुश्किल है, तो कैसे आप देखते हैं? एक तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कंपटीशन की बात करें
तो कंपटीशन कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर कंपटीशन नहीं हो। यूनिलीवर जैसे, गूगल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोगों को कंपटीशन है आज की तारीख में। हर एक के 2-4 बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन जहां तक क्वालिटी का संबंध है, अगर मैं गुणवत्ता परक शिक्षा दे रहा हूं जो पिछले 20 साल से जीएलए विश्वविद्यालय की सूची में नंबर 1 पर आता है, हमें बच्चा कम मिले और कम मिले, लेकिन हमारा ध्येय सिर्फ यह है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे। क्योंकि जिस उद्देश्य से जीएलए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उसका एक उद्देश्य ये था कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाकर बच्चे को नौकरी योग्य बनाना है, या अगर कोई बच्चा अपना व्यापार खोलना चाहता है तो उस लायक भी उस बच्चे को हम बना पाएं। जब हम लोग किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, हम लोग जब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो एग्जाम कराना, पूरा मैनेजमेंट चलाना, तो सब कैसे मैनेज होता है कि एक अच्छा परिणाम आए, बच्चे अच्छे निकले और एक जो उनका सपना है वो सब पूरा? हाँ, एक इसमें हो सकता है मेरी सोच में भिन्नता हो। मैं अच्छे परिणाम को अच्छे नंबर्स नहीं मानता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल अलग सोच है। आज की दौड़ है 96%, 99%, 98%, नहीं साहब। मेरी सोच में तो अगर बच्चे के 70% भी हैं, 72% भी हैं, 82% भी हैं, और अगर वो लर्निंग कर रहा है, जीएलए विश्वविद्यालय में सीख रहा है सही मायने में, तो मेरे लिए वो सही अंक हैं। और मैंने तो लगभग प्लेसमेंट्स के काम से जब मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, आईबीएम से मिलता हूँ, टीसीएस से मिलता हूँ, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से मिलता हूँ, अमेजॉन से मिलता हूँ, तो ये पाता हूँ कि उनके लिए 98% या 72% में कोई फ़र्क नहीं है अगर बच्चे में अपनी मेटल प्रूव करने का मादा है तो। और खुशी की बात यह है कि जीएलए विश्वविद्यालय उस तरह के टीचर्स, उस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ता है जो सही में प्रैक्टिकल अप्रोच और लर्निंग को बच्चे तक डिलीवर कर पाएं, ना कि बच्चे को थ्योरी पढ़ाकर, रटाफिकेशन करवाकर और अच्छे नंबर ला पाएं। जो आपका सवाल था उसका उत्तर यह है कि पूरी एक व्यवस्था है। जीएलए विश्वविद्यालय आज 20 साल से काम कर रहा है। वाइस चांसलर से लेकर अंतिम पंक्ति तक के लोग बैठे हैं जो अपने अपने कार्य को अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, और मुझे खुशी है कि अच्छे लोग जीएलए से जुड़े हैं, और शायद जीएलए इसलिए अच्छा है। तो नीरज जी इतने व्यस्त रहते हैं, फिर उसके बावजूद कभी देखते हैं जब घर से विद्यालय तक आना होता है या कहीं जाना होता है तो गाड़ी के आगे अगर कोई ऑटो लग रहा है, चल रहा है, तो जब अगर कोई लटक रहा है तो उसका फोटो सोशल मीडिया पे डाल दिया, काफ़ी उस पर कमेंट आते हैं। और फिर वो इतना ही नहीं, उस पर आपको लिखना है, ये इसे शौक कहें, समाज सेवा की तरफ जा रहे हैं आप, या फिर से कहें कि कहीं राजनीति की तरफ का एक रास्ता चुना जा रहा है? जी, मुख्य तौर पर जब कोई भी व्यक्ति समाज सेवा की बात करता है तो उसको राजनीति या भविष्य में राजनीति वो में आएगा या आएंगे उस तरह से जोड़ा जाता है। आप विश्वास मानिए, मेरा दूर दूर तक अभी ऐसा कोई सोच नहीं है कि मुझे राजनीति में आना है। हाँ, समाज सेवा मैं उस तरह से कहूँगा कि कितना भी व्यक्ति ने खाना खा लिया हो, एक अच्छी मिठाई के लिए उसके पेट में हमेशा जगह रहती है। उसी तरह मेरे लिए मैं कितना भी व्यस्त हूँ, अगर कोई दुखी है, कोई लाचार है, कहीं बिजली की वेस्टेज हो रही है, कहीं ऑटो पर लटक के जान जाने का जोखिम है, तो मैं जीएलए बाद में आऊँगा, पहले उस चीज़ को रोकने का प्रयास करता हूँ। उतना समय उसको देना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब हमारे ही पैसों दिए गए टैक्स की बिजली रास्ते पर जल रही है और लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट हो रहे हैं, या जब मैं सुनता हूं कि 9 लोग अतिरिक्त चढ़े हुए हैं ऑटो पर और वो ऑटो पलट गया, उससे 9 के 9 लोग दुर्भाग्य से मर गए, तो बड़ी वेदना होती है, पीड़ा होती है, जो कि मैं चाहता हूं कि अगर मेरे माध्यम से रुक पाए तो रुके। इसमें आपको जानकर ये खुशी होगी कि मैंने जो प्रशासन के लोग हैं उनको लगभग 50 से ज़्यादा पत्र तो ऑटो में जो एक्स्ट्रा लोग भरे जाते हैं उसको रोकने के संबंध में, और 15 से ज़्यादा पत्र जो बिजली वेस्ट होती है दिन में जलकर, उसके संबंध में भेज चुका हूं, और मुझे लगता है प्रशासन के लोग उसको समझेंगे और कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। तो राजनीति में भी जाना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड भी राजनीति से रहा है, तो क्या कभी सोचा नहीं कि अगर ये समाज सेवा राजनीति के तौर पर की जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, मतलब क्यों नहीं, अच्छा प्रश्न है, किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगले 10 बरस जीएलए विश्वविद्यालय को मेरी ज़रूरत है, और बहुत काम करना है, बहुत काम आगे दिख रहा है मुझको, और मेरा जो विज़न है वो अभी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर रहकर खुश रहना नहीं है, भारत और भारत से बाहर भी मुझे जीएलए विश्वविद्यालय का डंका बजवाना है, जिसके लिए कि मुझे लगता है अभी कम से कम 10 साल मुझे और चाहिएंगे। तो जिले की बात करें तो क्या क्या आगामी ऐसे प्रोजेक्ट है जो अभी आ रहे हैं, या फिर आप क्या क्या अभी नई चीज़ें लाने वाले हैं? इसमें एक चीज़ है, आज से 10, 12, 15 साल पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि आप भर नहीं रहे हैं। किसी ने पूछा, जैसे कोई कंपैरिजन करता है किसी यूनिवर्सिटी से कि वहाँ भी खोल ली, वहाँ भी खोल ली, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम ऐसे भरना मानते हैं या ऐसे भरना मानते हैं। मेरे लिए क्वालिटी का भरना भी बड़ा भरना है,
बहुत भरना है और मैं उसको बहुत तवज्जो देता हूं कि अगर मेरा बच्चा जो 10,000 बच्चा जीएलए में है वो इस सोच से आ रहा है जीएलए में कि मैं भारत की या उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं और वहां से मुझे 10 लाख रुपए साल की या 20 लाख रुपए साल की नौकरी मिलेगी, तो मेरे लिए ये भी भरना है। जहां तक दूसरी एरिया में बात की आपने, तो पिछले कुछ सालों में मैं लॉ लाया, मैं बीएससी एग्रीकल्चर ला रहा हूं, इस तरह के कई और सारे कोर्सेज हैं। पिछले कुछ साल पहले डिप्लोमा शुरू किया हम लोगों ने, तो नए कोर्सेज हम लोग ला रहे। और जहां तक सवाल है दूसरे प्रदेश में या दूसरे ज़िले में जीएलए को खोलना, तो उस पर भी सोचा जा रहा है। देखिए, कुछ ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलेगी हम लोग। जब बात होती है कि विश्वविद्यालयों की या कॉलेजों की, तो जीएलए का जब कोई स्टूडेंट कहीं खड़ा होता है तो कहता है मैं जीएलए से हूँ, बड़ा प्राउड से। तो ऐसा क्या है जीएलए में जो अपने आप को एक खास बनाता है? देखिए, यही मैंने अभी आपको यही उत्तर देने की कोशिश की कि मेरे लिए उपलब्धि यही है कि वो बच्चा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है दूसरे विश्वविद्यालयों से भी नौकरी लग जाती हो, लेकिन नौकरी के अपने लेवल हैं। एक नौकरी 10,000 रुपये महीने में भी लगती है और जीएलए प्रयास कर रहा है कि एक नौकरी उसकी 5 लाख रुपए से कम में ना लगे। तो सोचिए, जो बच्चा गांव से, छोटे ज़िले से, देहात से आया है, जो बच्चा गार्ड का या एक छोटे मैनेजर का या एक फार्मर का बेटा है या बेटी है, वो बच्चा जब एक उम्मीद, एक आस लेकर आता है और जीएलए उस आस को 3, 4 और 2 सालों में पूरा करता है और उसको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां पर उसके पिता ने उस विश्वास के साथ ये सपना देखा था कि मैं जीएलए में अपने बच्चे को डाल रहा हूं, तो मेरा बच्चा कम से कम इस योग्य हो जाएगा कि अपना और हमारा ख्याल रख पाएगा। तो आज सोचिए, मैं जब भी कहीं देश से बाहर जाता हूं या मैं मथुरा से बाहर जाता हूं, तो मुझे बेंगलोर में, पुणे में, बंबई में बच्चे मिलते हैं और वो इस तरह से मेरे गले लगते हैं कि जैसे उनको कोई अपना बहुत पुराना दोस्त मिल गया हो। सिर्फ विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, आपके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, चाहे वो सोशल साइट्स पे हो या व्यक्तिगत तौर पर कहीं हो। हम लोग जब देखते कहीं नीरज जी का वो बचपना भी देखने को मिलता है, कभी बच्चों के साथ खेलना। वो कुछ बच्चे आपने गांव के गोद लिए हैं जिन्हें विद्यालय के बच्चे ही पढ़ाते हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई और क्या क्या वहाँ पर होता है? ये एक तो ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। बच्चे, आप विश्वास मानिएगा, आप ये बिल्कुल चली बात पर पूछ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कैमरे के सामने बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आज भी जब मैं गोवर्धन की परिक्रमा करता हूँ, आज भी जब उन बाल गोपालों को देखता हूँ, वो मिट्टी पर लौट रहे होते हैं, वो कंचे खेल रहे होते हैं, वो डंडी से पहिया चला रहे होते हैं, तो मेरे को आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले की वो मस्ती, वो जैसे कहते हैं ना, हुमकता सा बच्चा जो होता है, बिल्कुल उसको दीन दुनिया की चिंता ही नहीं होती है, वो वही मुद्दा है सारा जीवन में। तो मैं उनसे जुड़ जाता हूँ और कहीं ना कहीं वो रूप भी मेरा सामने आता है और मैं उन चीज़ों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बाज नहीं आता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग ये भी देखें कि एक प्रोफेशनल के, एक परिपक्व व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा छुपा हुआ होता है, जिसको ज़रा सी गुदगुदी की ज़रूरत है, वो बाहर आ जाए। एक आकांक्षा करके आपने कुछ बना के रखा है, उसमें कई बच्चे मैंने देखे हैं कि वहाँ पर उनको सिंगिंग सिखाई जा रही है, डांस एक्टिविटी, कई एक्टिविटी। ओके, वो एक कोई गाँव है, तो आप जरा बताएं दर्शकों को। अच्छा, जी। तो उसमें मुद्दा ये है कि जीएलए विश्वविद्यालय के ही बच्चों ने 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स, 2 या 3 एनजीओज खुद से चला रखे हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे 2-3 नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, एक उत्थान है और 1-2 नाम और हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल पर चौमुहा के और आसपास के करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को जीएलए के बच्चे जीएलए की बस में लेकर आते हैं। रोज़ यहाँ पर उनको पढ़ाते हैं, रोज़ यहाँ पर उनको पढ़ाने के अलावा म्यूज़िक में जिस बच्चे का इंटरेस्ट है उसको म्यूज़िक में, जिसको गेम्स में इंटरेस्ट है उसको गेम्स में, और उस लायक बनाते हैं उस बच्चे को कि वो आगे जाकर पढ़ लिख कर और जो सपना वो उसने सोचा है उसको पूरा कर पाए। मैं इन बच्चों को इस मंच से, नियो न्यूज़ के माध्यम से बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूं। जो काम शायद मैं अकेला नहीं कर पाता, लेकिन जीएलए विश्वविद्यालय के बच्चों ने अपने आप, बिना मेरी बहुत ज़्यादा मदद के, और जीएलए में ही उस कार्यक्रम को पिछले लगभग 8 से 10 वर्षों से बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप कहते हैं कि 4 कमरों का मेरा घर है और जीएलए मेरा परिवार। जब परिवार की बात आती है, आपने कहा कि जिस तरीके से वहाँ पर बच्चों को खेल कूद और वो सब तैयारियाँ कराई जाती है, क्या लगता है कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए जब विद्यालय ध्यान दे रहा है?
एक बार मैं किसी निजी चैनल के कार्यक्रम में था और वहाँ पर भी मैंने ये सवाल किया था। पता नहीं मुझे ये सब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे मन को दुख होता है इस बात का कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छा कर रही हैं, मेरा मानना यह है कि सरकार को उन से आगे बढ़कर हाथ मिलाना चाहिए और उनको सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की नज़र से ना देखकर ये देखना चाहिए कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं कहीं ना कहीं, और एक बेहतरीन शिक्षा दे रही हैं और एक रोज़गार के बहुत सारे रास्ते खोल रही है। आज आप सोचिए कि जीएलए विश्वविद्यालय अकेला लगभग 3,500 बच्चे हर साल पास आउट करता है और मोटे तौर पर 75 से 85% के बीच में उन बच्चों को रोज़गार भी दिलवाता है। लेकिन जब भी सरकार से सहयोग की बात आती है तो कहीं ना कहीं खालीपन महसूस होता है। चलिए, बात ऐसी जारी रहेगी। अभी समय थोड़े ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लगातार सवाल और जवाबों का दौर इस तरीके से जारी रहेगा। सर, हम बात करते हैं लगातार, अगर मथुरा की ब्रज की बात करें, यहाँ होटल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, लेकिन ब्रज का जो मूल स्वरूप है वो कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए, कान्हा का ब्रज देखने जो आएगा वो जैसे पुराने समय पे इक्कों में या टांगों में चल के आते थे या पुराने माध्यम थे आवागमन के, उनके माध्यम से तो नहीं आ रहा है। आज वो आ रहा है अच्छी ट्रेन के द्वारा, फ्लाइट्स के द्वारा, अच्छी रोड्स पर चल के, अच्छी गाड़ियों के माध्यम से। तो सुविधाएं तो सबको चाहिए। गेस्ट हाउस वो तो मायने नहीं रखता कि मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। तो उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे आते हैं उनका अपना अलग से अपना टूरिस्ट बतौर का होता है, पेरेंट्स का रिलीजियस होता है। फैमिली के साथ जब वो मूव करता है तो बच्चों को मॉल में भी जाना होता है और बड़ों को अपना आध्यात्मिक संतुष्टि चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल, अभी बात चल रही थी हमारी, अब तो परिवार भी सभी अपनी जगह सेट हो गया है, बच्चे बिजनेस संभाल रहे हैं, अभी तो आप शगुन में होंगे, तो क्या आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि कहीं पवन जी भी कमान संभाले हों राजनीति की? राजनीति सच में मेरा टेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो झलकता है जब देखते हैं लोग मन में, मीडिया पे जब नहीं आपको जब देखते हैं या फिर व्यक्तिगत तौर पे आपको देखते हैं, कहीं ना कहीं तो देखिए, लगता है कि सोशल मीडिया पे मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि धारा के साथ बहना बहुत आसान होता है, और जब आप धारा के साथ बहते तो उसको आपको लाभ भी मिलता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार सवाल और जवाब जारी है नीरज अग्रवाल जी से। सर, जब बात कर रहे हैं हम लोग सरकार की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में सरकार का सहयोग कितना होता है? क्योंकि जब देखने को मिलता है, सरकार कहती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम कर रहे हैं, जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वो अपने व्यक्तिगत तौर पर या अपने संसाधनों से विद्यालय जब चलाते हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं, कितना सहयोग मिलता है और कितना मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मदद करनी चाहिए वो चीज़ नहीं है, और कई बार ये चीज़ चर्चा में आई, कई बार ये चीज़ें सरकार से साझा हुई, अपने दुख को सरकार तक पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सरकार को कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिए जो वाकई कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाभदायक साबित हों। दुख है कि सरकार अभी अपना नहीं मान रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, मुझे ऐसा लगता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, समय समय पर लोगों की सोच बदली, लेकिन हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज बहुत तादाद में जब खुलते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने ये आती है कि हम लोग कहाँ जाएं। जब बात हम लोग करते थे गुणवत्ता की, तो वो कैसे बच्चे पहचानें, क्योंकि सिर्फ टैगलाइन और क्वांटिटी से हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बच्चों की तरफ चैलेंजिंग रहता है कि हम कहाँ जाएँ, किस यूनिवर्सिटी में जाएँ। तो क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं आपने कैंपिंग की हो, कभी बच्चों का ऐसा टेस्ट या कहीं ऐसे कोई प्रयास किए हो जिससे बच्चों तक पहुंचने का एक जरिया बनाया जाए? जी, हमारे यहाँ जीएलए विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, मैं बात करूं तो टीम प्रयास करके एक जीएलए की ही अपनी शाखा है, जिसमें कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि लोगों को स्कूलों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से बच्चों तक पहुंचना और बच्चों में ये जागृति लाना कि अच्छा क्या है और अच्छा क्या नहीं है।
हम कभी भी किसी को खराब नहीं बताते, लेकिन हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या चुने, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है कि अगर बच्चा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में गलत जगह फंस गया तो उसका पूरा लगभग जीवन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा जीवन, लेकिन लगभग पूरा जीवन खराब होने को हो जाता है कि वो अपने 4 साल या 3 साल या 2 साल बेशकीमती खराब कर चुका होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आज की तारीख में बच्चा सोशल मीडिया और बाकी सब कारणों से नॉर्मली नहीं फंसता है। एक खास बात और है कि जब तक वो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे से जानकारी नहीं कर लेता है तब उसके अलावा वो एडमिशन नहीं लेता। लेकिन हाँ, मेरी सहानुभूति उन बच्चों के साथ है जो वाकई आज की तारीख में भी सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स और विज्ञापन देखकर किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय या कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर वाकई कुछ भी नहीं है। तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपोज हों, थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को ध्यान में रखें कि किस इंस्टीट्यूशन में हम रैंकिंग देख सकते हैं, हम वो इंस्टीट्यूशन नैक है या नहीं है ये देख सकते हैं, हम एनआरएफ में है या नहीं है देख सकते हैं, और उसके यहाँ प्लेसमेंट्स के क्या प्रारूप है ये भी सोच सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में नीरज जी, व्यक्तिगत तौर पर आप क्या क्या चैलेंजिंग देखते हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी के लिए? एक बड़ा चैलेंज तो युवा पीढ़ी की बजाय मैं ये कहूँगा कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप को मैं ये मानता हूँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो 2 चीज़ को तैयार कर रहे हैं। एक है कि जो इंडस्ट्री के लिए लोग चाहिए, कॉरपोरेट के लिए, और एक जो स्वयं इंडस्ट्री चलाने की ताकत रखते हैं, मादा रखते हैं। मोटे तौर पर 2 लोगों को तैयार करती है आज की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ। तो इसमें पॉइंट ये है कि आज की तारीख में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने आप को कॉरपोरेट जो इंडस्ट्री आज से 10 साल आगे देख रही है, 5 साल आगे देख रही है, उस तक भी पहुंचने के लिए उनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है, जिससे कि अगर यूनिवर्सिटी अफेक्टेड हो रही हैं तो उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है ही। क्या हो रहा है कि आज एक कोई कंपनी है वो ये देखती है कि आज से 5 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी आएगी, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो पिछले 5 साल पहले जो चीज़ पढ़ाई जा रही थी वो पढ़ा रहे हैं। तो युवा जो उसमें पढ़ रहे हैं उनके लिए यही बड़ा चैलेंज है कि वो जब बाहर निकलते हैं पढ़ने के बाद तो वो रोजगार परक नहीं हो पाते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में जब व्यवसायीकरण की बात आती है तो ये कैसे कम होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोगों को पता नहीं, या तो हम लोग कॉलेज को एक बिजनेस के तौर पर, यूनिवर्सिटी को, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कैसे कहाँ? मेरा मानना तो यह है कि आप अगर सिर्फ 10 साल की पीछे की कहानी देखें तो उसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि जितने भी शिक्षण संस्थान व्यवसाय बन गए वो सारे या तो बंद हो रहे हैं। आप ग्रेटर नोएडा में, मैं किसी व्यक्ति विशेष का या किसी जगह विशेष का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आप चाहे आगरा में नज़र दौड़ाएं और चाहे ग्रेटर नोएडा बेल्ट में नज़र दौड़ाएं, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कई 100 संस्थान वहाँ पर थे और आज कुछ संस्थान रह गए हैं। और मेरा मानना ये है कि जो व्यवसायीकरण करेगा शिक्षा का वो आज नहीं तो कल बंद होना तय है। शिक्षण संस्थान सिर्फ शिक्षा की पद्धति से ही आगे बढ़ सकता है, और 4-5 संस्थान हैं जो यूपी में शिक्षा की महत्व से चल रहे हैं, शिक्षा को दिमाग में रखते हुए चल रहे हैं, तो वो आज ग्रो कर रहे हैं। मैंने देखा है कि सिर्फ आप विद्यालय के सचिव नहीं हैं, यहाँ के स्टूडेंट कोई आपको अंकल कह रहा है, कोई भैया कह रहा है, कोई कुछ, तो वो एक जो मोटिवेशन आप जब करते हैं, तो अगर जब लोग पूछते हैं आपसे कि आपकी सक्सेस का क्या राज है, तो क्या ये बड़ा मतलब आदमी सक्सेस का राज जब पूछता है तो बहुत ही मुश्किल वाला प्रश्न होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे को एक दिन किसी ने पूछा कि मोटिवेशन जो है वो 1-2 दिन रहता है और फिर वो गायब हो जाता है, किसी सज्जन से पूछ रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि आपकी सक्सेस आपके मोटिवेशन में छुपी हुई है और मोटिवेशन आपके टारगेट में छुपा हुआ है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, आपकी सक्सेस जो है वो आपके मोटिवेशन में छुपी हुई है, आपका मोटिवेशन आपके टारगेट में छुपा हुआ है, और आपका टारगेट कितना दूर है ये तय करता है आपकी मोटिवेशन को। अगर आपको सिर्फ मथुरा की विशिष्ट यूनिवर्सिटी बनाना है तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आपको प्रदेश की यूनिवर्सिटी बनाना है तो थोड़े दिन चलेगा, और अगर आपको भारत की विशिष्ट यूनिवर्सिटी बनाना है तो आपका मोटिवेशन रहेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि मुझे अंकल बोलते हैं, मुझे भैया बोलते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे परिवार के पास तो मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे बिताने जाता हूँ। GLA परिवार मेरा अपना परिवार है जिसके पास मैं लगभग शायद 12 से 14 घंटे बिताता हूँ। ये बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, तो इन्हीं में मेरी आत्मा है। हम लोग टारगेट की बात कर रहे थे, आपने छोड़ा टारगेट, तो टारगेट क्या कभी राजनीति की तरफ टारगेट साधा है? मैं वहीं घूम के आ रहा हूँ।
जी, मैंने बताया आपको कि अभी तो सोचा नहीं है मैंने बिल्कुल, लेकिन हाँ, अगर कभी मतलब मौका लगेगा, कभी कोई बात बनेगी तो ना नहीं है, लेकिन मैं विश्वास के साथ अभी नहीं कह सकता कि मुझे कितने साल बाद राजनीति में आना है या नहीं आना है। देखिए, वर्तमान की जब आप राजनीति देखते हैं तो क्या लगता है कहाँ कमी है? हाँ, मतलब बहुत सारा काम। मैं एक बात तो मानूंगा कि पिछले 10-5 सालों में चीज़ों में बदलाव आया है, और जो मेरा किसी सरकार के प्रति कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रो हूं या अगेंस्ट हूं, लेकिन यह है कि इस सरकार में जो कार्य चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक साधुवाद के पात्र हैं। ये लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ, बिजली के क्षेत्र में कहूँ, मैं रोज़गार के क्षेत्र में, मतलब आज सोचिए आप उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी बहुत समय नहीं हुआ जब इतना बड़ा समिट हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा कोई उपलब्धि वहाँ से मिली, कोई फ़ायदा हुआ वहाँ से। और एक बहुत बड़ा बैनर बना, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, लेकिन कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं हुई। मेरे लिए फ़ायदा तब होता जब कुछ बड़ी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आती, मेरे लिए फ़ायदा जब ये होता, उत्तर प्रदेश के युवाओं को फ़ायदा जब होता, जब उनको किसी प्रकार का रोज़गार मिलता। बैनर्स लगते हैं, रोज़ अखबारों में न्यूज़ आती हैं, ये अपनी जगह पर है, लेकिन सच मायने में अभी धरातल पर चीज़ों को उतरना बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। क्या सामाजिक व्यक्ति राजनीति में आके एक बेहतर कार्य कर सकता है, या राजनीतिक व्यक्ति जो एक व्यवसायीकरण भी एक राजनीति को आप बोल सकते हैं, जब अपने व्यक्तिगत तौर पर फायदे के लिए, तो क्या सामाजिक आदमी भी राजनीति में जाता है तब विकास की उम्मीदें जगती है? हाँ, मतलब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, वो सामाजिक व्यक्ति हो या नहीं हो, लेकिन व्यवसायीकरण वाला व्यक्ति नहीं हो। जैसे ही अभी जैसे आपने शिक्षा की व्यवसायीकरण की बात की, तो मैंने ये बताया, तय है अगर शिक्षा क्या व्यवसायीकरण का क्या मतलब होता है। व्यवसायीकरण का मतलब ये है कि सिर्फ हम उसको व्यवसाय की तरह देखें और उस दुधारू गाय की तरह देखें और उसमें से सिर्फ दूध निकालने का काम करें, ऐसा कभी संभव नहीं है। राजनीति में भी जब तक व्यवसायीकरण की सोच के लोग बैठे होंगे, मेरा मानना यह है कि कभी भला नहीं होगा, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो या सामाजिक ना भी हो। लेकिन अगर वो अपने सेवा भाव से आएगा तो निश्चित रूप से राजनीति के माध्यम से वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। आज अगर मैं किसी भी साल में राजनीति में आने का प्रयास करता हूं या आ पाता हूं, तो मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाऊंगा। जनपद की बात कर लेते हैं, क्योंकि घर पे आना भी बहुत जरूरी है। मथुरा में क्या देखते हैं, अगर विकास की बात करें तो मथुरा पे विकास कितना हुआ है और कितना और होना चाहिए? मतलब आप कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सच बोलूं या क्या बोलूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊं आपको। अभी बहुत काम बाकी है साहब। पिछले 5 सालों में जो उम्मीद थी काफ़ी सारे लोगों से, काफ़ी सारे पदों से, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि उस उम्मीद पर अभी खरा उतरना बाकी है। शायद एक टर्म और मिलेगा तब जाके बात बने, लेकिन इस टर्म में तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत कोई ऐसा कहूं कि कोई कमाल हो गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया तो फिर आगे परिणाम कैसे अच्छे मिलेंगे? इसमें मेरा मानना एक है, क्योंकि एक बार एक डीएम आए थे ज़िले के, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं GLA चला रहा हूं, आप ज़िले को चला रहे हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क है एक MP के लिए, एक मंत्री के लिए, एक विधायक के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए। मैं ये मान सकता हूं कि 3 से 4 साल का वक्त जो है वो हो सकता है शुरुआती रुझान के हिसाब, शुरुआती समय के हिसाब से कम हो। अब उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है। अगर इन्हीं लोगों को दोबारा मौका मिलता है तो जनता जाने, उसका काम जाने, मिलता है तो मुझे लगता है कि इस बार मथुरा को फ़ायदा होगा। जब हम देखते हैं कि नीरज जी रात को परिक्रमा दे रहे हैं गोवर्धन में और पॉलीथीन उठा रहे हैं, जब देखते हैं कि अगर यमुना जी किनारे गए तो वहाँ पर कचरा खुद ही उठाने लगे, स्टूडेंट साथ में तो वो भी करने लगे। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान की जब ऊपर से बात होती है, कहते प्रधानमंत्री जब लाल किले से बात करते हैं, खुद की सोच में बदलाव होना तो आवश्यक है ही है, लेकिन जब हम कहते हैं कि दोनों हाथ एक साथ काम करेंगे, पुलिस प्रशासन, यहाँ की राजनेता, हम लोग, तो वो कहीं कमी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा साहब। और देश का दुर्भाग्य यह है कि अकेले प्रधानमंत्री अगर कचरा साफ कर पाते, स्वच्छ भारत अभियान को सक्षम कर पाते, तो फिर मज़ा ही आ जाता। मैंने तो जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री बनने की, मैंने ये कहा था, लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थीं, कह रहे थे कि भारत एक नया भारत हो जाएगा। मैंने हमेशा लोगों से कहा कि हर व्यक्ति को मोदी बनना होगा, हर व्यक्ति को समझना होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा किसी भी पार्टी के लिए अगेंस्ट या प्रो नहीं है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति आया तो उसकी तारीफ भी हमको करनी चाहिए।
आज की तारीख में भी सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कुछ लोगों तक सिमटा हुआ है। हम और सरकार आम जन तक उस मुहिम को चलाने में सक्षम नहीं हो पाई है। आज भी लगभग उतना ही कूड़ा है जितना उससे पहले हुआ करता था। सरकार तो सफल प्रयास कर रही होगी, लेकिन आम जन मुझे नहीं लगता कि उसमें हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ रहे हैं। चलिए, कूड़ा साफ हो जाएगा। अभी इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन के बाद जनता भी कूड़ा साफ कर देगी। आप अभी सुन रहे थे जीएलए यूनिवर्सिटी के सचिव नीरज अग्रवाल जी की, जो बता रहे थे कि अभी विकास अभी और बाकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से जीएलए यूनिवर्सिटी काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी एक लाजवाब एक तरीका और नए आधुनिक तरीके से आपको यहाँ पर एजुकेशन देखने को मिलेगी। और राजनीति के क्षेत्र में भी अभी नीरज जी ने कहा कि आपको आने वाले समय में कई चीजें और देखने को मिल सकती है। लगातार ऐसे ही शख्सियतों से मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। सर, हम बात करते हैं लगातार, अगर मथुरा की ब्रज की बात करें, यहाँ होटल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, लेकिन ब्रज का जो मूल स्वरूप है वो कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए, कान्हा का ब्रज देखने जो आएगा वो जैसे पुराने समय पे इक्कों में या टांगों में चल के आते थे, या पुराने माध्यम थे आवागमन के, उनके माध्यम से तो नहीं आ रहा है। आज वो आ रहा है अच्छी ट्रेन के द्वारा, फ्लाइट्स के द्वारा, अच्छी रोड्स पर चल के, अच्छी गाड़ियों के माध्यम से। तो सुविधाएं तो सबको चाहिए। गेस्ट हाउस वो तो मायने नहीं रखता कि मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। तो उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे आते हैं, उनका अपना अलग से अपना टूरिस्ट बतौर का होता है, पेरेंट्स का रिलीजियस होता है। फैमिली के साथ जब वो मूव करता है तो बच्चों को मॉल में भी जाना होता है, और बड़ों को अपना आध्यात्मिक संतुष्टि चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल, अभी बात चल रही थी हमारी, अब तो परिवार भी सभी अपनी जगह सेट हो गया है, बच्चे बिजनेस संभाल रहे हैं। अभी तो आप शगुन में होंगे, तो क्या आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि कहीं पवन जी भी कमान संभाले हुए हों राजनीति की? राजनीति सच में मेरा टेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो झलकता है जब देखते हैं लोग मन में, सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं, या फिर व्यक्तिगत तौर पे आपको देखते हैं, कहीं ना कहीं तो देखिए, लगता है सोशल मीडिया पे मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि धारा के साथ बहना बहुत आसान होता है, और जब आप धारा के साथ बहते तो उसको आपको लाभ भी मिलता है।